Hello everyone, I am Dr. Nishal Gupta and I welcome you all on the Herbal Homeos page. As discussed, we are going to talk about allergic rhinitis and its management. I welcome you all again on Herbal Homeos page. I am Dr. Nishal Gupta, uh, MD Homeopathy, a practicing homeopath in Delhi and NCR. And we are going to talk about allergic rhinitis today. What is allergic rhinitis? होता क्या है, क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, किन लोगों को होता है, इसके साथ साथ किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं और इसका मैनेजमेंट हमको कैसे करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हम इसके अंदर किसी भी तरह की दवाई के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बेसिक बात करेंगे कि हमको मैनेजमेंट कैसे करना है। अगर किसी को राइनाइटिस हो जाता है, किसी को एलर्जिक राइनाइटिस यदि हो जाता है, तो वो किस तरह से इस बीमारी को मैनेज करे। सिंपल 10 मिनट के इस वीडियो में हम ये समझेंगे। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड एलर्जिक राइनाइटिस है क्या। दो शब्द हैं, एलर्जी और राइनाइटिस। एलर्जी का मतलब कि हाँ भाई किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज़ से जो पेशेंट है उसको किसी पर्टिकुलर चीज़ से एक रिएक्शन हो जाता है यदि उसके कांटेक्ट में आता है, चाहे वो डस्ट है, चाहे वो पॉलन्स हैं, चाहे वो एनिमल हेयर है, एनीथिंग लाइक दैट। किसी भी उस चीज़ से यदि व्यक्ति संपर्क में आता है तो उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। और प्रॉब्लम्स के अंदर आपको क्या क्या है, प्रॉब्लम्स के अंदर आपको जो छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं वो आपको ध्यान रखनी है कि भाई आपको सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि भाई विक्टिम जो पेशेंट जो है, पेशेंट को खांसी जुकाम या पेशेंट को खांसी जुकाम जो सिम्टम्स होंगे वो खांसी और जुकाम जैसे लगेंगे। जो पेशेंट होगा, पेशेंट आपके पास आएगा और पेशेंट बताएगा कि भाई मुझे नाक से पानी आता है, आँख से पानी आता है, सुबह उठता हूँ तो छींकें आती हैं, एसी से बाहर निकला तो छींकें चालू हो जाती हैं, सुबह उठता हूँ नहा के आता हूँ तो छींकें चालू हो जाती हैं, आँखों से पानी आता है, नाक से पानी आता है, कभी कभार स्किन में भी मेरे को इचिंग हो जाती है, या नाक के आसपास या मुंह के आसपास, इधर आंखों के आसपास बहुत इचिंग होती है। बहुत छोटे छोटे, कभी कभी ऐसा भी कहता है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि पानी भी आ रहा है और साथ में कुछ दाने भी नहीं हो रहे हैं। इस तरह की कंप्लेंट्स पेशेंट आपको बता सकता है। तो ये चीज़ समझने वाली है क्योंकि ये सिम्टम्स कोल्ड और कफ के थ्रू, जो एक सिंपल कोराइजा या कफ हो जाता है उसके साथ एसोसिएटेड भी हैं, उसके जैसे सिम्टम्स भी हैं ये। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि आपको ये समझना है कि भाई क्या ये सिम्टम्स कोल्ड एंड कफ के हैं या एलर्जिक राइनाइटिस के हैं। तो इसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ को प्रॉपर्ली समझिए कि जब भी पेशेंट आपके पास आता है तो पहले ये उससे पूछ लीजिए कि भाई ये प्रॉब्लम उसको कितनी फ्रीक्वेंटली होती है। क्या किसी वेदर चेंज पे या किस कोई ट्रिगरिंग फैक्टर उस पर होती है, या जनरली कि बहुत ठंडा खा लिया, जैसे सर्दी जुकाम में होता है, वायरल इन्फेक्शन में होता है कि बहुत ठंडा खा लिया या वो अचानक से ठंडा वेदर आ गया तब होता है। यदि पेशेंट आपको बताता है कि भाई मुझे साल में 3 से 4 बार 5 बार मुझे अटैक पड़ता है और मुझे इस तरह की कई कई महीनों तक, और स्पेशली 2 3 हफ्तों से 2 हफ्तों से ऊपर यदि ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है। जैसा मैंने आपको बोला, ये प्रॉब्लम और बीमारियों की तरह से, जैसे कि साइनोसाइटिस, अस्थमा, एक वायरल कोल्ड इन्फेक्शन, कई बार ब्रोंकाइटिस जैसे प्रॉब्लम्स, और कई बार नेजल पॉलिप की अगर प्रॉब्लम हो उसके साथ में भी उसके सिम्टम्स भी इसके जैसे एलर्जिक राइनाइटिस के जैसे हो जाते हैं। तो किन किन चीज़ों का, किन किन बीमारियों का हमें एक डायग्नोसिस बना लेना है कि भाई ये बीमारी तो नहीं है। वो हो गई अस्थमा, साइनोसाइटिस यानी कि साइनसेस के अंदर इन्फ्लेमेशन, अस्थमा आपको पता है दमे की प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस हो सकता है उसको, और साथ में कुछ केसेस के अंदर उसको नेजल पॉलिप की शिकायत भी हो सकती है जिसमें उसको प्रॉब्लम हो रही हो। अब ये तो हमने बात करी किन चीज़ों से बचना है। साइनस सिम्टम्स मैंने आपको बता दिया कि आँख या नाक से पानी आना, छींकें आना, आँखों में जलन होना, नाक में जलन होना, छींकों का बहुत ज़्यादा आना, सडनली सुबह उठे हैं, शाम को हैं, अंदर बाहर हो रहे हैं सर्दी गर्मी में तो उसको छींकें आ जाती हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये मेजर सिम्टम्स होते हैं। आप सबसे पहले यदि आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले तो अपने टेस्ट कराने हैं। ब्लड टेस्ट में क्या क्या कराना है, एक आपको अपना सीबीसी, दैट इज कंप्लीट ब्लड काउंट या हीमोग्राम आप कराएंगे। बेसिकली इसके अंदर हम ईosinophil काउंट देखते हैं कि ईosinophil काउंट कितना बढ़ा हुआ है, क्या ईosinophil काउंट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है।
सेकंड हम देखते हैं इसके अंदर आफ्टर सीबीसी जो सेकंड टेस्ट हम कराते हैं वो सेकंड टेस्ट होता है हमारा एईसी, दैट इज एब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट। कुछ लैब्स एईसी को सीबीसी के अंदर रखते हैं, कुछ लैब एईसी को बाहर रखते हैं। तो स्पेसिफिकली जब भी आप कराएं तो सीबीसी के साथ में उनको बोले कि हमें एब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट कराना है। एलर्जिक राइनाइटिस के केसेस में ये एब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट के बढ़ने की चांसेस हो जाते हैं। थर्डली जो आपको टेस्ट कराना है जब भी एलर्जिक राइनाइटिस होता है तो आईजीई एंटीबॉडीज़, ये तीनों एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर डेवलप हो जाती हैं, इनकी मात्रा बढ़ जाती है, तो आईजीई एंटीबॉडीज़ का टेस्ट और कराना है। सो बेसिक एलर्जी पैनल जब आप कराएंगे तो उसके अंदर ये 3 टेस्ट आएंगे। फर्स्ट स्टेप है आपको कभी भी अगर एक प्रोविजनल अगर आपको पता करना है कि भी मुझे एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, तो ये आप 3 टेस्ट करा लें, सीबीसी, आप एईसी और सीरम आईजी एंटीबॉडीज़ ये करा लें। ये आपकी मेजर आपकी सारी प्रॉब्लम्स का आपको बता देंगे कि भाई एक डायग्नोसिस, एक प्रोविजनल डायग्नोसिस हो जाएगा कि भाई आपको एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है। अब यदि उसके बाद आप जानना चाहते हैं कि आपको किस पर्टिकुलर चीज़ से आपको प्रॉब्लम है, किस चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है, तो उसके लिए एक स्किन पैच टेस्ट होता है, वो करा सकते हैं। यूजुअली थोड़ा एक्सपेंसिव टेस्ट होता है, 10 to 15,000 के राउंड का टेस्ट होता है, जिसमें डिफरेंट एलर्जेंस होते हैं, वो आपकी बॉडी के ऊपर आपको रब किए जाते हैं या अटैच किए जाते हैं और फिर कुछ टाइम बाद एलर्जिक रिएक्शन देखा जाता है। तो स्किन पैच टेस्ट करा सकते हैं, बट मेजरली बिकॉज ऑफ द कॉस्ट कई लोग ये टेस्ट नहीं कराते हैं। लेकिन यदि आपको पता लग गया शुरुआत में कि भाई आपकी आईजी एंटीबॉडीज़ बढ़ी हुई हैं या आपका क्या बोलते हैं एईसी बढ़ा हुआ है या इस्नोफिल काउंट बढ़ा हुआ है, तो आप अपना ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ एक चीज़ समझनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आईजी लेवल जब बढ़ा होता है तो साथ में और जब आईजी लेवल बढ़ा होता है और एलर्जिक राइनाइटिस का हम एक डायग्नोसिस बना लेते हैं, कई बार साथ में साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम भी होती है। साइनोसाइटिस मतलब साइनसिस के अंदर इन्फ्लेमेशन। आपके जो हमारे 4 पेयर ऑफ साइनसेस हैं, 2 अंदर ब्रेन के पास होते हैं जिनका नाक से सीधा कोई संबंध नहीं है, पर 3 पेयर ऑफ साइनसेस हैं। फ्रंटल साइनसेस जो यहाँ पर होते हैं भुहों के बीच में, यहाँ एक पेयर ऑफ साइनसेस यहाँ पे होता है और एक मैक्सिलरी साइनसेस यहाँ पे होते हैं आपके चीक बोन के पीछे। तो यूजुअली जब साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है तब इनमें और इन साइनसेस के अंदर मेजर इन्फेक्शन होता है, तभी साइनसेस का जब साइनसाइटिस के केस आते हैं तो पेशेंट कहता है कि भाई मेरे को छींकें आती हैं और मेरा सर दुखता है, पानी आता है तो सर भी दुखता है और मेरे को यहाँ इस तरफ भी आंखों में दर्द होता है। तो ये आंखों में दर्द, आंखों में इन्फेक्शन नहीं है, साइनसिस के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। तो कई केसेस में मैक्सिमम ये देखा गया है कि एलर्जिक राइनाइटिस के साथ साइनोसाइटिस भी साथ में होता है, क्योंकि पेशेंट बहुत समय से अपने टेस्ट कराता नहीं है और एक लंबे टाइम बाद हमारे पास आता है और कहता है कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्या करूँ। तो ऐसे में होता है कि उसको राइनाइटिस के साथ साथ उसको साइनोसाइटिस भी हो रखा होता है और तभी एलर्जिक राइनाइटिस का जो पेशेंट है वो कहेगा कि मुझे छींकें आती हैं, पानी आता है, मुझे सर में भी दर्द होता है, क्योंकि साइनसिस के अंदर बलगम जमा हो रखा है। साइनोसाइटिस का मतलब ये है कि साइनसिस के अंदर बलगम जमा हो रखा है, इसलिए साइनसिस भारी बिल्कुल भर जाते हैं। और साइनसिस बेसिकली एक एयर कैविटी है जो हमारे स्कल को, हमारी खोपड़ी को हल्का रखती है। यदि उसमें बलगम चला गया, जहाँ पर एयर जानी चाहिए वहाँ पे बलगम चला गया, तो सर और भारी हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है कि चीज़ को समझें कि राइनाइटिस के साथ साइनोसाइटिस एक बहुत कॉमन फाइंडिंग है। ऐसे में यदि पेशेंट आता है आपके पास, तो अपार्ट फ्रॉम ब्लड टेस्ट, जो मैंने 3 ब्लड टेस्ट आपको बताया कि सीबीसी, एईसी और आईजी कराने हैं, इन तीनों के अलावा आप पेशेंट को बोलिए कि एक्सरे ज़रूर कराएं। और एक्सरे कौन सा एक्सरे कराना है? एक्सरे साइनसिस का हम यूजुअली पीएनएस कराते हैं, पैरानेशनल साइनसिस का हम वाटर व्यू हम कराते हैं ऐसे में जो हम एक्सरे कराते हैं। तो एक वो एक्सरे करा लें साथ में। इसमें यूजुअली पता लग जाएगा आपको यदि साइनसाइटिस प्रॉब्लम है तो किसी तरह की साइनस के अंदर इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग तो नहीं है, ये करा लें। जब ऐसा होता है, अब आपके पास मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ तो 70 to 80% एलर्जिक राइनाइटिस के केसेस के अंदर जितने मैंने आज तक देखे हैं और ट्रीट करे हैं, मुझे 70 to 80% केसेस के अंदर राइनाइटिस के साथ साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम मिली है। तो और ज़्यादातर कुछ किन लोगों को होती है, अगर हम ज़्यादातर देखें तो आजकल बच्चों में बहुत कॉमन है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी वीक है, पॉल्यूशन लेवल्स बढ़ चुके हैं। इवन यंग एडल्ट्स में, पीपल बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ आई विल से 25 to 35 आर इवन मोर प्रोन। और स्मोकिंग और पोल्यूशन, ये 2 बहुत बड़े कारण हैं जो इस प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं।
तो जिन लोगों को, स्पेशली यंग अडल्ट को इनको प्रॉब्लम है, मेरा यही एक सुझाव रहेगा कि स्मोकिंग से जितना दूर रहें। यदि आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, स्मोकिंग को बंद करें, स्मोकिंग से दूर रहें, सो दैट आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो। रही बात पोल्यूशन की, पोल्यूशन तो अगर है तो आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो कोशिश करें कि इंडोर्स रहें, अपना काम इस तरह का रखें कि भाई इंडोर्स आपको ज़्यादा घूमना ना पड़े, और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेडिसिन प्रॉपरली लें। हाँ, फाइनली बात आ जाती है कि इसको मैनेज कैसे करें। देखिए, मेडिसिन जब भी इस तरह के आपको सिम्टम्स आए तो अपने घर के आसपास आपके जो भी फिजिशियन है, स्पेशली होम्योपैथिक फिजिशियन है, अपने किसी होम्योपैथिक फिजिशियन को ज़रूर दिखाएं। जो मैंने आपको 3 टेस्ट सीबीसी, एईसी और आईजी बताए, ये तीनों टेस्ट करा करके, और साथ में एक्सरे, पीएनएस, वाटर्स व्यू होता है, पैरानेजल साइनसेस का एक्सरे होता है, वो करा करके ये 4 रिपोर्ट लेकर के जाएँ। और वो फिर अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन बताएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट में आपको समझनी ज़रूरी है कि यदि इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखने में वो चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो अपना वाटर इनटेक आप बेटर रखिए। वाटर इनटेक ठीक रहेगा, कम से कम 2.5 से 3 लीटर आपका पूरे दिन का वाटर इनटेक रहना चाहिए। वाटर इनटेक रहेगा तो टॉक्सिन्स जल्दी इजीली लिबरेट होंगे, इजीली बॉडी से एक्सक्रीट हो पाएंगे, आपको प्रॉब्लम्स मिनिमम होंगी, आपके सिम्टम्स जल्दी जल्दी एग्रेवेट नहीं होंगे। दूसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर, वो ये है कि जब भी आप कोई भी दो ऑपोजिट काम या कोई भी दो ऑपोजिट वेदर्स को बिल्कुल इमीडिएटली इंटरेक्ट ना होने दें। मसलन, आप गाड़ी में, एसी गाड़ी में जा रहे थे, आपको पता है कि अब बाहर निकलना है, धूप में जाना है, तो ये नहीं कि जब आपकी गाड़ी रुकी और आपको बाहर निकलना है तभी आपने गाड़ी का एसी बंद करना है। आप कोशिश करें कि पहले गाड़ी का एसी का टेम्परेचर कम कर लें, एसी बंद कर लें, ताकि आपकी बॉडी बाहर के टेम्परेचर से प्रॉपरली उसके कांटेक्ट में आ जाए, तो उस चेंजेस सडन ना हो। मुद्दे की बात यह है कि कोई भी सडन चेंज in the diet and sudden change in the temperature can lead to an adverse reaction, and it can lead to aggravation of your complaints. मतलब कोई भी सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर या कोई भी सडन चेंज ऑफ आपका कह लें, हम किसी भी तरह की आपके लाइफस्टाइल के अंदर कोई सडन ऑपोजिट चेंज हो जाए। आपने बहुत ठंडा खाया, उसके बाद आपने गर्म खा लिया, गर्मा गर्म खा रहे थे, आपने ठंडा ले लिया। ऐसे में आपकी सिम्टम्स सडनली बढ़ सकते हैं, सडनली आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। यूजुअली जो एलर्जिक राइनाइटिस हो जाता है तो लोग कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि भाई आपको दही नहीं खानी है। इसके अंदर मेन चीज़ ये है क्योंकि लोग दही, गर्म खाने का दही नहीं खानी है। प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग दही ठंडी फ्रिज की रखी हुई खाते हैं। मेरा यह मानना है कि ऐसे में यदि आप दही खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं, लेकिन दही खाइए नॉर्मल टेम्परेचर की, बाहर रखी हुई हो, फ्रिज में रखी हुई ना हो। ठंडी चीज़ गर्म के साथ ठंडा खाएंगे प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल ठंडे के साथ गर्म खाएंगे प्रॉब्लम होगी। बाहर धूप से आए और तुरंत घर में आकर के बिल्कुल चिल्ड ठंडा पानी फ्रिज का निकाल के पी लिया, आपको प्रॉब्लम होगी। बहुत तीखा खाया, तुरंत सडनली आपने मीठा खा लिया, प्रॉब्लम होगी। खट्टा खाया, बहुत खट्टा, और तुरंत ही मीठा खा लिया, आपको प्रॉब्लम होगी। हमारा सलाइवा, हमारी बॉडी, जो हमें सलाइवा होता है, वो टेस्ट को इमीडिएटली न्यूट्रल करना चालू कर देता है। अगर हमने बहुत तीखा खाया तो सलाइवा एंजाइम सिक्रीट करेगा कि आपका जो तेज, आपको जो तीखापन लगा था वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तुरंत आप मीठा खाना चालू करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक टेंडेंसी ऐसे में बढ़ जाती है। सेम थिंग गोज फॉर कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, और कोल्ड फूड और हॉट फूड। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। बिल्कुल गर्मी से आए हैं तुरंत एसी के सामने ना खड़े हों। नहा के निकले हैं, गर्म पानी से नहा के निकले, तुरंत पानी हवा पंखे में चला के एसी के सामने ना खड़े हो जाएं। या नॉर्मल पानी से भी नहा के निकले, तुरंत हवा में ना खड़े हों, तुरंत बाहर अपने आप को हवा में एक्सपोज ना करें। 2-4 मिनट बॉडी को प्रॉपरली सुखा करके फिर आराम से स्लो स्पीड ऑफ फैन में फिर जाएं, उसके बाद में तेज़ कर लें। तो इन चीज़ों का बेसिक आपको ध्यान रखना है। खाने पीने का मेन यही है। आप आपको वाटर इनटेक मैंने बताया, मैंने आपको खाने पीने के ऑपोजिट चीज़ों का मैंने आपको बताया। कभी भी दो ऑपोजिट इंटरेक्शन, दो ऑपोजिट टेम्परेचर के फूड इमीडिएटली ना खाएं, एक के बाद एक उनको ना खाया जाए। और क्योंकि एलर्जिक डिसऑर्डर है तो स्टडीज़ ये शो करते हैं कि अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रॉपर टाइम की डाइट ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर प्रॉपरली ले रहे हैं, वाटर इनटेक ठीक कर रहे हैं, 6 से 7 हज़ार स्टेप्स आप डेली के चल रहे हैं, तो बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस के कम होने की टेंडेंसी हो जाती है, एलर्जिक डिसऑर्डर्स कम होने चालू होते हैं। इसको ये समझिए कि एलर्जिक राइनाइटिस इज मैक्सिमम केसेस इट इज़ अ डिसऑर्डर, क्योंकि एलर्जिक होती है किस चीज़ से और हम रोज़ उससे इंटरेक्ट हो रहे हैं, लेकिन रिपीटेड इंटरेक्शन से वो डिजीज़ बन जाता है। तो अगर हम उसको डिसऑर्डर फेज में डायग्नोसिस कर लें और डिसऑर्डर फेज के अंदर हम कर लें कि भाई हमको क्या करना है, हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो हम बहुत ईजिली अपने एलर्जिक राइनाइटिस को रिवर्स कर सकते हैं। So I hope I was able to give you some details about allergic rhinitis.
बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हम बीमारियों को मैनेज कर सकते हैं। एंड आशा करता हूँ ये वीडियो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।